हमें बोले कि आप इसी बंकर में रहो, तब तक हम लोग आ रहे हैं। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद में 3 दिन हम उसी बंकर में अकेले पड़े रहे बिना खाए। आप अकेले थे और बस कोई नहीं साथ और मेरे साथ में वहाँ पर कोई नहीं था जिस बंकर में मुझे रोका गया। हाँ। उसके बाद में मैंने 1-2 बार तो सुसाइड करने की कोशिश भी की अच्छा। थी, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए जैसे कि जो थोड़ा सा जो पाव भर की होती है एक डिबिया, हाँ। उसी में हम लोग 5 लोग खा लेते थे हाँ। और दिन भर पड़े रहते थे। क्योंकि वहाँ पर मैं ये जो हम लोगों को ट्रेन में 20 रुपये की बोतल नहीं मिलती है, हाँ, हाँ। मैं 1 हफ्ते उसी को पीकर मैं 1 हफ्ता गुजारा हूँ वहाँ पर अच्छा। लड़ाई में। उसके बाद में जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी तो मेरे घर पे मेरे बच्चों की याद आ जाती थी, तो मैं बंदूक अपना हटा लेता था। और जो मेरे पास ये क्या नाम ग्रेनाइट था, उसको मैं लगाता, जैसे कि निकाल कर पिन यहाँ पे लगा लो या पेट पे लगा लो या कहीं पर भी लगा लो कि उड़ जाओ, काम ख़त्म हो जाएगा, कम से कम भूखा मतलब बिना खाए तो मर सकूं। उसके बाद में फिर मैं वहाँ पर था तो फिर कमांडर एक आया, उसके बाद में उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैं गया तो उन्होंने कहा कि चलो आगे से एक मतलब कोई एक सोल्जर घायल हो गया था, उसका पैर ही कट गया था, तो उसको हम लोग लेकर मतलब उसको बचा कर लेकर हम लोग आ रहे थे। अच्छा। तब तक यूक्रेन की तरफ से मतलब 4 ड्रोन ने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा। अटैक मतलब हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया। उसके बाद में जो कि जब घेर लिया गया तो जो मेन कमांडर था वो पहले ही जो हमको लेकर गया था वो पहले ही छोड़कर भाग गया। अच्छा। क्योंकि हमारे इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है कि अगर 10 सैनिक की जान बच रही है तो एक कमांडर को मार दो, कोई बात नहीं है। मगर रसिया में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, वहाँ सैनिक को मारा जाएगा, कमांडर को नहीं? वहाँ पर सैनिक मर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम कमांडर तो बचा है। जैसे जो मैं देखा हूँ वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अच्छा। अगर मैं आँख से नहीं देखा होता तो मुझे क्या पता था कि कौन सोल्जर मतलब कि कौन सोल्जर रहता है कि अपने सैनिकों को मारने के लिए छोड़ता है। वहाँ का बहुत भयानक मंजर रहा होगा, गोली चलती रही होगी वहीं सामने, तब सब लोग मरते रहे होंगे। वहाँ पर अक्सर जैसे कि रॉकेट आकर गिरते थे और हेलीकॉप्टर से लड़ाइयाँ होती थी और जो कि ये ड्रोन अटैक होता था। सबसे ज़्यादा यही ये जो गोली चलाने की बात है ना, ये वहाँ पे गोली बहुत कम चलाने के लिए मिलता था। अच्छा। कि जैसे कि ड्रोन है तो उसको आप मार सकते हो जो आपके पास हथियार है आपकी सुरक्षा के लिए। फिर कैसे वहाँ आप कैसे निकले वहाँ से, फिर ये बताइए। जैसे कि जो सोल्जर था उसको हम लोग बचा कर लेकर भाग रहे थे, तो हम लोग जब चारों तरफ से घिर गए तो हम लोगों के ऊपर बमबारी जैसे होता है ना, ड्रोन के नीचे एक बम बना रहता है ग्रेनाइट बम, वो हम लोगों को ऊपर मतलब हम लोगों के ऊपर बगल में फेंकने लगे। अच्छा। तो जो बगल में फेंकने लगे तो मुझे यहाँ पर चोटें लगी थी। अच्छा, यहीं पर चोट लगी हाथ में? हाँ, ये जो कि यहाँ से यहाँ तक जो कि ग्रेनाइट बम से मुझे चोटें लगी थी और यहाँ पर भी चोटें लगी थी। अच्छा। तो उसके बाद में जब हम वहाँ से फिर वापस जैसे कि उसको बचा कर हम लोग एक जैसे एक बंकर था, उसके बाद में फिर हम लोग इधर उधर भागने लगे। अच्छा, जब जान बचाने के। हाँ, तो सब लोग आपस इधर उधर सब लोग भागने लगे। जब भागने लगे तो हम लोगों को ये नहीं पता था कि हम लोग किस तरफ भागें, बस हम लोगों को दिमाग में यही था कि हम लोग जिधर से आ रहे हैं उधर ही भागेंगे। अच्छा। बस यही हम लोगों को दिमाग में चल रहा था। और जो कि जब हम लोग एक धीरंधर जैसे कि एक योगेंद्र भाई थे हमारे, वो यादव ही करके थे। योगेंद्र भैया हम उनको कहते थे। तो उनको जो कि उनको हाथ में चोट लगी थी। अच्छा। और हमें केवनी पे हमारी चोट लगी थी और जंगा पे भी चोट लगी थी हमारे उस ग्रेनाइट बम से। तो हम लोगों को जब वहाँ से वापस भेजा गया, उसके बाद में जो जैसे कि योगेंद्र भाई को पहले भेज दिया गया, हम जो कि 2-3 दिन के बाद हमें भेजा गया। वहीं पर हम लोग तड़प रहे थे और कुछ लोग वहाँ पर थे तड़प रहे थे। तो उसके बाद में 2-3 दिन के बाद जब हमें भेजा गया तो उसके बाद में फिर अरविंद कुमार से हमारी जैसे कि जब वापस हम आ गए तो जैसे कि इसमें कुछ बातें हम जो कि वहाँ की हैं तो नहीं बता पा रहे हैं, तो उसके बाद में इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसे कि जब मैं वापस आ गया यहाँ पे तो अरविंद कुमार से मिला और योगेंद्र भाई से मिला। तो उन्होंने कहा, तो फिर हमने जो अरविंद कुमार था
वो दुष्यंत भाई से बात किया अच्छा। कि भैया हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई आप घबराइए मत, हाँ। आपको गोली वोली नहीं चलवाया जाएगा, हाँ। आपको जो ये बंकर का काम करवाया जाएगा और जो कि गाड़ी लोड करना है ये काम करवाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया आप गलत बोल रहे हो, ये सब काम हमें नहीं करवाया जा रहा है, आप तो दूसरे काम के लिए लाए थे और यहाँ पर दूसरे काम में भेज दिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग घबराइए मत, आप लोगों को मैं जल्द ही निकलवा ले रहा हूँ वहाँ से। तो दुष्यंत ने उन्होंने कहा। हाँ, दुष्यंत भाई ने कहा। तो उसके बाद में फिर जब धीरेंद्र भाई को फिर दोबारा जब धीरेंद्र भाई का हाथ जैसे जो ठीक हो गया, उसके बाद में फिर उनको वार में भेज दिया गया। फिर उसके बाद जैसे ही ठीक हुए फिर वार हाँ, में ढकेल दिया गया। उसको फिर वार में ढकेल दिया गया। उसके बाद में ढकेलने के बाद जब उनसे बात हुई हमारी क्या नाम है दुष्यंत भाई से कि भैया उनको तो धीरेंद्र भाई को फिर लेकर, अरे योगेंद्र भाई को फिर लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे कैसे कि कोई लेकर चले जाएंगे। जब उसके बाद में उनको लेकर चले गए तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, मैं उनको जल्द ही वापस बुला लूँगा। उसके बाद में फिर धीरे धीरे करते करते फिर जब अरविंद को लेकर जाने की बात हुई तो जैसे कि हम लोगों को जब चोट लगी थी तो हम लोगों को 5 से 7 हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया था। 5, 6, 7 हॉस्पिटल में इसी तरह करके। एक ही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सकता था ना, तो ऐसा क्यों ट्रांसफर सब कर रहे थे बाकी? अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है कि आप उन लोगों ने क्यों ऐसा किया कि दूसरे हॉस्पिटल में फिर दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल बदलते रहते थे। हाँ, वो जैसे कि अब एक आजमगढ़ है तो आजमगढ़ के बाद जैसे बनारस हो गया, इतना दूर दूर वो लोग लेके जा रहे थे। उसके बाद में फिर हमें लास्ट में चेचन्या बरदोई करके एक जगह थी, यूक्रेन में, और उसमें पड़ती है। तो वहाँ पर हमें लेकर आए। अच्छा। उसके बाद में हम जब वहाँ पर आए तो वहाँ पर हमें रोका गया। अच्छा। उसके बाद में फिर जो अरविंद कुमार था वो दूसरी जगह था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी चेन्नई आ रहा हूँ। तो फोन से बात होती थी आप? हाँ, जैसे कि फ़ोन से बात होती थी। अच्छा। जैसे कि जब हम लोग लड़ाई में जाते थे तो कमांडर हम लोगों का मोबाइल और पासपोर्ट छीन लेता था। अच्छा। उसके बाद में बस वही पहचान होती थी लॉकेट से, जैसे किसी की डेथ हो जा रही है तो उसके पास तो जो बाहर के लड़के थे उनके पास तो कोई एविडेंस नहीं था। बस वही एक टोकन था जो गले में लटका हुआ, उसी से पहचान किया जाता था। उसके बाद में जो कि जब हमें चेचन्या में रोका गया तो उसके बाद में जब अरविंद भाई हमसे मिले तो जैसे कि होता है ना कि भैया इतने दिन के बाद मिल रहे हो कि हमारा नया जन्म हो गया। उसके बाद में हम लोग गले उले मिले। उन्होंने कहा कि भैया अरविंद से आप जब मिले? हाँ। अच्छा। उसके बाद में तब हमें कुछ खुशी मिली कि चलिए हमारा एक साथी हमसे मिल गया। और धीरे धीरे करके एक जो कन्हैया भाई थे वो भी हॉस्पिटल में थे तो उनसे भी हमारी बातें होती थी। तो उनको जैसे कि उन्होंने बात किया था कि राकेश भाई हम तो अभी ठीक हैं, हमारे मुंह में छाला वाला पड़ गया है और यही दिक्कतें है हमारे पास। अच्छा, तो फिर कैसे आप लोग लौटे वहाँ से? तो जब मैं बता रहा हूँ कैसे वहाँ से मैं लौटा हूँ। उसके बाद में जब हम वहाँ पे रुके रहे चेचन्या बरदोई में तो हमारे अकाउंट में 30 लाख रुपए आए। अच्छा। जैसे जैसे कि जो भी वहाँ पर चोटिल हो जाते थे उनके अकाउंट में 30 लाख रुपए आते थे। क्योंकि मेरे पास प्रूफ भी है। अच्छा। जो अकाउंट वहाँ का खुला था इस समय मेरे पास प्रूफ भी है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया है और दुष्यंत सुमित कितना पैसा निकाले हैं। अच्छा। और जिनकी डेथ हो जाती थी उसको 1 करोड़ रुपये मिलता था। अच्छा, जो मर जाएगा उसको 1 करोड़? हाँ, उनके घर वालों को 1 करोड़ रुपये मिलेगा। उसके बाद में और जितना हम लोग तो वहाँ पे काम किए, जितना जैसे कि हमारे अकाउंट में टोटली 51 लाख रुपए आए थे। अच्छा। जो कि अभी मैं तो डिसाइड नहीं किया हूँ पूरा, 51 या 53 लाख रुपए इसी तरह करके आया है। जो कि मेरे घर पे 40,000 रुपये सिर्फ भेजा है। सिर्फ 40,000 भेजा बस। और इतना पैसा आया था? और जो कि जब मैं वहाँ चेचन्या बरदोई में था उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वहाँ पे मास्को में। हाँ, मास्को। तो